दोस्तों, शायद सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं के हितों को लेकर क्या क्या निर्णय लिया है और कौन कौन से ऐसे भी मुद्दे थे जिस पर कैबिनेट बैठक में निर्णय लेने की सख्त जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस बार भी निराश कर दिया। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इसके दोनों पक्षों को आप विस्तारपूर्वक अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, कल 6 मार्च 2024 को शाम 5 बजे से मंत्रालय में शायद सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक कल रात तकरीबन 9 बजे के आसपास समाप्त हुई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर कल रात को ही वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी और वीडियो की पूरी तैयारी भी नहीं हो पाई थी, इसलिए इसको आज 7 मार्च को अभी अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एक करके संक्षिप्त में बता दूं कि आखिर कल के बैठक में सरकार ने क्या क्या निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिया है। इसके बाद इसके दूसरे पक्ष को भी आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कल के बैठक में शायद सरकार ने वैसे तो आम जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुल 15 निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रदेश के किसानों के लिए 3100 रुपये में जो धान खरीदी का वादा किया गया था, जिसमें केंद्र के समर्थन मूल्य के तहत अभी 2183 रुपये का भुगतान हो चुका है, लेकिन 917 रुपये अभी भी अंतर राशि बाकी था। उसके लिए सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत उस 917 रुपये राशि को देने का निर्णय पहले ही ले लिया था। उसका जल्द भुगतान भी होने वाला है। उसको कल के बैठक में अप्रूवल दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच धान खरीदी यानी कि जो चावल खरीदी का जो नियम है उसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कल के बैठक में लोकतंत्र सेनानियों यानी कि मीसाबंदियों की सम्मान निधि को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है और बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इसमें प्रदेश के अंदर 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों या आश्रितों को प्रति वर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत 1 मार्च से कम अवधि के निरुद्ध लोगों को 8,000 रुपये प्रति महीने और 1 से 5 महीने तक के निरुद्ध लोगों को 15,000 रुपये प्रति महीने और 5 महीने या उससे अधिक वाले निरुद्ध लोगों को 25,000 रुपये प्रति महीने देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके बाद दोस्तों, कल के कैबिनेट बैठक में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश में जन समस्याओं के जल्दी निराकरण और समाधान करने के लिए और डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए एक अलग से विभाग के गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद कल के कैबिनेट बैठक में शायद सरकार के द्वारा चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ के अंदर राजीव नगर आवास योजना पहले से जो चल रही थी उस योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि उसकी नियम और शर्तें तो पूर्व की भांति ही रहेंगी, लेकिन उस राजीव नगर आवास योजना के नाम को बदलकर अब अटल बिहारी योजना करने का निर्णय कल के बैठक में लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, कल के बैठक में 5वें नंबर पर प्रदेश के सरकारी राशन दुकानों में, जिसको सोसाइटी भी कहते हैं सरल भाषा में, वहां पर जो बीपीएल कार्डधारियों को जो कम दाम में शक्कर दिया जाता है, उसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर खरीदने का निर्णय लिया है। इसके बाद कल के कैबिनेट बैठक में 6वें नंबर पर शायद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी जैसे मामलों के तहत निराकरण के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA के गठन करने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों, कल के बैठक में 7वें नंबर पर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो मांग रखी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत नियम 13(1) में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता अब होगी। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इसे थोड़ा सा आप विस्तारपूर्वक समझिए। देखिए दोस्तों, इसके संबंध में अभी ताज़ा 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किए हैं। इस वीडियो में इसी मुद्दे को विस्तारपूर्वक मैंने पहले ही आपको बताया था। आप इस वीडियो को एक बार देखकर पूरे मामले को और अच्छे से आप समझ सकते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा सा संक्षिप्त बता दूं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पूर्व की भूपेश सरकार के द्वारा संविदा नियुक्ति नियम 2012 में एक बदलाव करते हुए यह कर दिया था कि ऐसे अधिकारी जो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर पहले से कोई विभागीय जांच या फिर कोई न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है या कोई उनके ऊपर कोई जो है वो दंड दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उनको संविदा में नियुक्ति नहीं लेना था। यह नियम 2012 के संविदा नियुक्ति नियम में प्रावधान था, लेकिन भूपेश सरकार के द्वारा 3 अगस्त 2023 को राजपत्र में संशोधन करते हुए इस नियम में यह बदलाव कर दिया कि अब विभागीय जांच या फिर न्यायालय में लंबित प्रकरण या फिर कोई सजा मिलने वाले अधिकारियों को भी रिटायर्ड होने के बाद भी संविदा पर नियुक्ति लेने का निर्णय लिया गया था।
हालांकि दोस्तों साथ ही साथ इसमें संविदा कर्मचारियों के जो आम संविदा कर्मचारी हैं उनके अवकाश को लेकर एक अच्छा निर्णय यह भी लिया गया था कि जो संविदा कर्मचारियों को साल भर में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश दिया जाता था, उसमें 12 दिनों की और वृद्धि करके साल भर में कुल 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया था। और इसको बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 3 अगस्त 2023 को राजपत्र में संशोधन करके प्रकाशन भी कर दिया गया था। दोस्तों इसी नियम को अभी 29 फरवरी 2024 को शायद सरकार के द्वारा बदल दिया गया और फिर से पूर्व की भांति संविदा नियुक्ति नियम को कर दिया गया और साथ ही साथ संविदा कर्मचारियों के लिए 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश को घटाकर फिर से 18 दिनों का कर दिया गया था। यानी कि ये दोनों नियम को एक साथ बदल दिया गया था 29 फरवरी 2024 को। इसके बाद इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया। 2-3 दिन पहले ही इस वीडियो को बनाने से पहले उस समय छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि शायद सरकार ने संविदा नियुक्ति नियम में जो संशोधन किया है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि भ्रष्ट अधिकारियों की संविदा नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, इसका हम लोग भी स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आम संविदा कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश को 30 दिनों से घटाकर फिर से 18 दिनों का कर दिया गया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसके लिए हमारा संगठन बहुत जल्द सीएम से मुलाकात करने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो इसको लेकर आंदोलन तक की उनके द्वारा जो है वो चेतावनी भी दिया गया था। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी ने एक वीडियो जारी करके इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी उन्होंने जताया था। इसी को कल के कैबिनेट बैठक में शायद सरकार ने संविदा नियुक्ति नियम को पहले की भांति कर दिया है और साथ ही साथ आम संविदा कर्मचारियों के लिए भूपेश सरकार के द्वारा जो 12 दिनों का और अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया गया था, यानी टोटल 30 दिनों का, उसका भी लाभ देने का जो है वो निर्णय कल के बैठक में लिया गया है। इसके बाद कल के कैबिनेट बैठक में 8वें नंबर पर शायद सरकार ने राज्य में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के संबंध में भी प्रदेश के कर्मचारी संगठन संघर्ष कर रहे थे। इसको लेकर कल के बैठक में शायद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला कलेक्टर और संभाग आयुक्त दोनों मिलकर अब अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तत्काल निराकरण करेंगे, जिससे अनुकंपा नियुक्ति जरूरतमंद लोगों को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके। इसको लेकर वाकई में कई अलग अलग कमेंट भी देखने को मिल रहे थे बीच बीच में। हालांकि दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक मांग ये भी लंबे समय से किया जा रहा है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 10% का बंधन है, यानी कि सीलिंग है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए तृतीय श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति में जो 10% का बंधन है उसको भी सरकार को समाप्त करके राहत देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों कल के कैबिनेट बैठक में 9वें नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 10वें नंबर पर यह भी निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठन किया गया है, बिल्कुल उसी तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के नाम को बदलकर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया है। अब इसकी जरूरत क्या थी और इससे क्या फायदा होगा ये तो सरकार ही जाने। इसके बाद 11वें नंबर पर कल के कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान जीएसडीपी जो 5 लाख करोड़ है उसको अगले 10 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य के अंदर छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन करने का भी कल निर्णय लिया गया है। इसके बाद 12वें नंबर पर टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ राज्य सरकार के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट करने की प्लान थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं हो पाई। इसलिए एक एस्क्रो अकाउंट में जो 185 करोड़ रुपए जमा है उसको राज्य कोष में जमा करने का कल के बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके बाद कल हुए कैबिनेट बैठक में 13वें नंबर पर रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की संविदा सेवा में वृद्धि करने यानी कि फिर से नवीनीकरण करने का भी एक बड़ा डिसीजन कल लिया गया है। इसके बाद 14 नंबर पर छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 यानी कि छत्तीसगढ़ टैक्सेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1991 1991 वाले अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अंत में कल 15वें नंबर पर कल के कैबिनेट बैठक में इसी मोटर व्हीकल एक्ट 1991 में बैटरी से चलने वाले मोटर गाड़ियों के लिए भी एक संशोधन किया गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की छुट्टी होने वाली है और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का जमाना आने वाला है, इसलिए इसको भी कल के बैठक में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों कल हुए कैबिनेट बैठक में इन्हीं 15 मुद्दों पर शायद सरकार ने मुहर लगाई है। अब दोस्तों आप इसके दूसरे पक्ष को भी समझ लीजिए, यानी कि कल के बैठक को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों, बेरोजगारों के द्वारा अपने अपने अहम मुद्दों को लेकर उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा था, लेकिन सरकार ने कल फिर से इन वर्गों को निराश किया है। दोस्तों इस फहरिस्त में सबसे पहले अगर हम प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों के 2 बड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं जिस पर कल हरी झंडी मिलना बहुत जरूरी था। दोस्तों सबसे पहले अगर हम नियमित कर्मचारियों की बात करें तो वैसे तो नियमित कर्मचारियों पेंशनर्स के अपने अपने कई
अलग अलग मुद्दे हैं, कॉमन अपने अपने संगठनों के मुद्दे हैं, लेकिन 46% DADR और उसके एरियस राशि कॉमन मुद्दा है, क्योंकि इसको सभी को चाहिए था। लेकिन कल हुए बैठक में शायद सरकार ने DADR वृद्धि को लेकर 0 बटा सन्नाटा कर दिया, जिसके बाद अब कर्मचारियों की नाराजगी साफ देखी जा रही है, क्योंकि अब बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है। उसके बाद जून जुलाई तक DADR मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा नवनियुक्त कर्मचारियों के स्टाइपेंड का बकाया एरियस राशि का भी एक बड़ा मुद्दा है, इसकी भी लगातार मांग किया जा रहा है। इस पर भी कोई निर्णय कल जो है वो नहीं लिया गया है। इसके अलावा कई विभागों में वेतन में विसंगति की समस्या है, इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होना चाहिए था। इसको लेकर भी कल कोई निर्णय नहीं लिया गया है या फिर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा राज्य के पेंशनर्स के धारा 49 के समाप्ति को लेकर शायद सरकार को कल के बैठक में कुछ निर्णय लेना चाहिए था। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहमति स्थापित करने के लिए कल के बैठक में कोई जो है वो निर्णय लेने की सख्त जरूरत थी। इसको लेकर भी कल कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इसके बाद अगर हम प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की बात करें तो राज्य के सभी अनियमित कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों के लिए 100 दिनों के अंदर एक कमेटी गठित करने की गारंटी भी दिया गया था। इसलिए कमेटी गठन को लेकर कल के बैठक में शायद सरकार को बड़ा ऐलान करके अनियमित कर्मचारियों को चुनाव से पहले एक अच्छा संदेश देना चाहिए था, सीधा मैसेज देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी सरकार से चूक हो गई। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो 4000 रुपये श्रम सम्मान राशि दिया जा रहा है, वो भूपेश सरकार के कार्यकाल से दिया जा रहा है, जिसमें आधे लोगों को मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी कल जो है वो कोई एक सुनिश्चित करना चाहिए था, इसको लेकर कोई निर्णय लेना चाहिए था कि सभी को इसका बराबर लाभ मिले। इसके अलावा संविदा वेतन वृद्धि भी किया गया था भूपेश सरकार कार्यकाल में, उसका भी लाभ बराबर सबको अभी नहीं मिल रहा है। इसको भी कल जो है वो सुनिश्चित करने की जरूरत थी। इस पर भी कोई चर्चा करने की कल के बैठक में सख्त जरूरत थी। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर इधर प्रदेश के किसान साथियों की बात करें, जो कि किसानों के लिए कल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त का ऐलान करना चाहिए था सरकार को। इसको लेकर प्रदेश के किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कल के बैठक में भी कोई निर्णय, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। इसके अलावा प्रदेश के भूमिहीन मजदूर भाइयों के द्वारा भूमिहीन मजदूर न्याय योजना राशि का या फिर इस योजना का जो है वो बड़ी बेसब्री से इनके द्वारा भी इंतजार किया जा रहा है। इसको लेकर कल के बैठक में शायद सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, कोई निर्णय लेना चाहिए था, कोई चर्चा करनी चाहिए थी। इस पर भी 0 बटा सन्नाटा कर दिया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बात करें तो सबसे पहले तो बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है। उसका कब तक विज्ञापन जारी होगा, इसको लेकर कल के बैठक में अनुमोदन करके ऐलान करना चाहिए था, ताकि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवा भी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के द्वारा बेरोजगारी भत्ता को लेकर बार बार कमेंट किया जा रहा है। पूर्व के भूपेश सरकार के द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को लगभग 2500 के आसपास प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। ये गरीब वर्ग के बेरोजगारों के लिए संजीवनी का काम कर रहा था। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिल रही थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद शायद सरकार के द्वारा इस बेरोजगारी भत्ता को नहीं दिया जा रहा है। अब नई सरकार इसको देना चाहती है या फिर इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि बेरोजगार युवा भी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं और कहीं दूसरा से अपना जुगाड़मेंट वो लोग करते अपने पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए। इसके अलावा दोस्तों और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आम जनता की नजर कल हुए कैबिनेट बैठक में टिकी हुई थी, लेकिन सरकार के द्वारा कल के बैठक में इन मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लिहाजा इन वर्गों को खासी निराशा हाथ लगी है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कल 6 मार्च को हुए कैबिनेट बैठक के दोनों पक्षों को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों कल हुए कैबिनेट बैठक को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।